Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the resting part of the topic that is diarrhea, the signs, symptoms and management. So we will continue as I have already discussed with you the diarrhea definition, causes, diagnosis and signs, symptoms. So we will continue with the prevention, management, medical management and other measures to be taken. So, starting with the prevention includes diarrhea can be prevented by improved sanitation, clean drinking water, and hand washing with soap. Breastfeeding for at least 6 months and vaccination against rotavirus is also recommended. Oral rehydration solution ORS clean water with modest amounts of salt and sugar is a treatment of choice. Zinc tablets are also recommended. These treatments have been estimated to have saved 50 million children in the past 25 years. मतलब प्रिवेंशन का मतलब है हम डायरिया को कैसे प्रिवेंट करेंगे. एक तो हो गया डायरिया हो गया, उसको ट्रीट कैसे करें. पहले हम प्रिवेंशन कैसे करें, कैसे बचाएंगे डायरिया होने से. सो फर्स्ट इज डायरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय इम्प्रूव्ड सैनिटेशन. हम सैनिटेशन इंक्रीज करेंगे, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यूज करेंगे, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करेंगे. अगर बच्चों में देखा जाए, बच्चों में डायरिया बहुत ज़्यादा होता है तो हम क्या करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स हम कंटिन्यू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे और वैक्सीनेशन अगेंस्ट रोटावायरस करेंगे. ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस देंगे, उसमें क्या करेंगे, या क्लीन वाटर विद मॉडेस्ट अमाउंट ऑफ साल्ट एंड शुगर देंगे. तो और उसके अलावा हम जिंक टैबलेट्स भी रिकमेंडेड है. देखा गया है कि अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो ये ट्रीटमेंट्स की वजह से क्या होगा, हम 50 मिलियन चिल्ड्रन बचे हैं आज तक जिनकी लाइफ बची है ड्यू टू यूजिंग दीज प्रिवेंटिव मेजर्स. So when people have diarrhea, it is recommended that they continue to eat healthy food and babies continue to breastfeed. If commercial ORS is not available, homemade solutions may be used. In those with severe dehydration, intravenous fluids may be required. Most cases, however, can be managed well with fluids by mouth. Antibiotics, while rarely used, may be recommended in a few cases, such as those who have bloody diarrhea and high fever, those with severe diarrhea following traveling, and those who grow specific bacteria or parasites in their stool. Loperamide may help decrease the number of bowel movements, but is not recommended in those with severe disease. इसका मतलब क्या होता है कि when people have diarrhea, it is recommended that उनको खाते रहना चाहिए. यूजुअली अगर डायरिया होता है तो हम बोलते हैं कि हमें खाना नहीं देना चाहिए. सो होममेड सॉल्यूशंस भी हम बना सकते हैं. इन दोज विद सीवियर डिहाइड्रेशन इंट्रावेनस फ्लूइड्स में अगर हमें लगा कि बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन है तो हमें आईवी फ्लूइड्स लगाने चाहिए. लेकिन हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो डायरिया के होते हैं, अगर हम उनको टाइम पे रिहाइड्रेट करेंगे, फ्लूइड्स बाय माउथ देंगे तो सीवियर डिहाइड्रेशन के चांसेस कम होते हैं. एंटीबायोटिक्स भी हम कभी कभी देते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं देते, बहुत रेयरली देते. उन केसेस में देते जो उनमें ब्लडी डायरिया होता है या फीवर होता है या बहुत ज़्यादा सीवियर डायरिया, जैसे ट्रैवलिंग डायरिया किसी में होता है. मैंने आपको परसों बोला ट्रैवलिंग डायरिया क्या होता है. एंड दोज हु ग्रो स्पेसिफिक बैक्टीरिया पैरासाइट्स इन देयर स्टूल, मीन्स जिनका हम स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं, उनका स्टूल एग्जामिनेशन करने पे हमें पता चलता है कि उनके स्टूल में कल्चर में कोई ऐसा इन्फेक्शन आया हो जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन हुआ, तो ऐसे में हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं. लेकिन रेयरली नॉर्मल डायरिया में हम एंटीबायोटिक्स अवॉइड करते हैं. लोपेरामाइड हेल्प करता है बॉल मूवमेंट्स को स्टॉप करने में. एंटीमोटिलिटी ड्रग है जिससे ज़्यादा मोशन नहीं होते, लेकिन ये भी हम तब देते जब बहुत ज़्यादा सीवियर डायरिया हो. So next preventive measure is sanitation. Numerous studies have shown that improvements in drinking water and sanitation, that is wash facilities, led to decreased risk of diarrhea. Such improvements might include, for example, use of water filters, provision of high quality piped water and severe connections. In short, अगर हम sanitary measures करेंगे, देखा गया है स्टडीज ने शो किया कि जितनी ज़्यादा हम इम्प्रूव करते हैं ड्रिंकिंग वाटर, गुड ड्रिंकिंग वाटर देते हैं, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ रखते हैं, फिल्टर्स यूज़ करते हैं या अच्छी हाई क्वालिटी पाइप्ड वाटर जिनमें ज़्यादा क्या कहते हैं इसको लीकेज नहीं होता है,
या सीवर जो हमारे घरों से गंदा पानी निकलता है उनको अच्छे से हम निकालते, गुड सीवर कनेक्शंस बनाते सो दैट पानी कंटेमिनेट ना हो, तो हम डायरियल डिजीजेस उतनी ज़्यादा प्रिवेंट होती है। In institutions, communities, and households, interventions that promote hand washing with soap led to significant reductions in the incidence of diarrhea. The same applies to preventing open defecation at a community-wide level and providing access to improved sanitation. This includes use of toilets and implementation of entire sanitation chain connected to toilets, that is collection, transport, disposal or reuse of human। इन शॉर्ट देखा गया इंस्टीट्यूशन में, कम्युनिटी में, हमारे घरों में अगर हम वो हैंड इंटरवेंशन यूज करेंगे जिनसे हम मतलब फॉर एग्जाम्पल हैंड वॉशिंग प्रमोट करेंगे विद सोप, लेड टू रिडक्शन इन द इंसिडेंस ऑफ डायरिया। अगर उसके बाद और भी हम प्रिवेंशन करते हैं, ओपन डेफिकेशन जैसे ओपन लैट्रिन नहीं रखेंगे हम, क्या करेंगे, वाइड लेवल एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इम्प्रूव सैनिटेशन करेंगे, टॉयलेट्स अच्छे बनाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी सैनिटेशन चेन, मतलब जो कलेक्शन प्रॉपरली हो, सैनिट ट्रांसपोर्ट, डिस्पोजल, रीयूज ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो उसको जनरल वाटर के साथ अगर हम कंटेमिनेशन ना होने दें तो बहुत सारे डायरियल का जो इंसिडेंस है वो हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हैंड वॉशिंग क्या है। Basic sanitation techniques can have a profound effect on the transmission of diarrheal disease. The implementation of hand washing using soap and water, for example, has been experimentally shown to reduce the incidence of disease by approximately 42 to 48%। मीन्स अगर हम बेसिक सैनिटेशन टेक्निक में स्पेशली अगर हम क्या करेंगे, हैंड वॉशिंग टेक्निक यूज, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इंसिडेंस ऑफ डिजीज कम से कम 42 to 48% कम हो जाता है, हो गया है। डेवलपिंग कंट्रीज में देखा गया एक्सपेरिमेंटली जो रेट ऑफ डिजीज है, जितना जितना ज़्यादा हैंड वॉशिंग करते हैं उतनी इंसिडेंस ऑफ डिजीजेस कम होती है। Hand washing in developing countries, however, is compromised by poverty and acknowledged by CDC। मीन्स कि हैंड वॉशिंग डेवलपिंग कंट्रीज में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज, उतनी अच्छी हैंड वॉशिंग नहीं होती है। तो उसके पीछे क्या है, जो CDC है ने बोला कि हैंड वॉशिंग इज इंटीग्रल टू डिजीज प्रिवेंशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हाउएवर, access to soap and water is limited in a number of less developed countries। देखा गया कि इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज में जो एक्सेस टू सोप एंड वाटर है वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत कम है। जो भी डेवलप हो रही है, डेवलप्ड नहीं है, उनमें उतना एक्सेस सोप टू वाटर, मतलब हमेशा सोप और वाटर अवेलेबल हर किसी विलेज, हर किसी इंडिविजुअल को नहीं है। This lack of access is one of many challenges to proper hygiene in less developed countries. Solutions to this barrier require the implementation of educational programs that encourage sanitary behavior। So, ये इम्प्रूव करने के लिए ऐसे जो बैरियर्स आते हैं, हमारे जैसे लोगों में बैरियर है, किसी को नॉलेज डिफिसिट को पता ही नहीं है सोप, जैसे आजकल कोरोना वायरस में आप लोग देखिए हर किसी को नॉलेज आ गया हैंड वॉशिंग का, सैनिटाइजर यूज का, जो नॉर्मली नहीं था। सो ये लोगों में तब आ गए जब उनमें अवेयरनेस हो गई कि हम वायरस को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, चेन कैसे ब्रेक कर। उसी तरह हम ये बैरियर कब खत्म कर सकते हैं, अच्छे एजुकेशनल प्रोग्राम्स करेंगे, सैनिटरी बिहेवियर लोगों में डेवलप करेंगे सो दैट उनमें रूटीनली ये बिहेवियर सोप यूज करने का, बिफोर गोइंग टू टॉयलेट, आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट, ये जो सैनिटरी बिहेवियर है उनमें आ जाए, तो उसका बहुत बड़ा रोल है डिजीज इंसिडेंस कम करने में। नेक्स्ट इज वाटर। गिवन दैट वाटर कंटेमिनेशन is a major means of transmitting diarrheal disease, efforts to provide clean water supply and improved sanitation have the potential to dramatically cut the rate of disease incidence। मतलब देखा गया है कि वाटर कंटेमिनेशन जो मेन सोर्स होता है डायरियल डिजीज का, क्योंकि कंटेमिनेटेड हुआ तो वो हम पीते हैं, उससे हम बर्तन धोते हैं या उससे हम सब्जी धोते हैं, फ्रूट धोते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो डायरियल डिजीज वायरसेस या पैरासाइट्स होते हैं ये तो हमारे फूड या हमारे यूटेंसिल्स या हमारे फ्रूट्स के साथ या हमारे हैंड्स के साथ फीको ओरल रूट से अंदर चले जाते हैं, फिर ग्रो करते हैं और डिजीज काज करते हैं। सो देखा गया कि वाटर का जो प्रोवाइड क्लीन वाटर सप्लाई, इम्प्रूव सैनिटेशन है, तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रोल है डिजीज इंसिडेंस कम करने का अगर हम बेस्ट वाटर, गुड क्वालिटी वाटर प्रोवाइड करें। In fact, it has been proposed that we might expect an 88% reduction in child mortality resulting from diarrheal disease as a result of improved water sanitation and hygiene।
देखा गया कि अगर हम इम्प्रूव करेंगे वाटर सैनिटेशन और हाइजीन, हम 88% चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं, जो यूजुअली डायरियल डिजीज की वजह से होती है। आप देखिए कि डायरियल डिजीज की वजह से बच्चों में 88%, 100 में से 88% डेथ जो होती है वो किसकी वजह से होती है? डायरियल डिजीज की वजह से होती है। Chlorine treatment of water, for example, has been shown to reduce both the risk of diarrheal disease and of contamination of stored water with diarrheal pathogens. हम वाटर को किस तरह डिकंटेमिनेट कर सकते हैं, कैसे कंटेमिनेशन उसकी खत्म कर सकते हैं? हम उसमें क्लोरीन टैबलेट जो यूज होते हैं वो ऐड कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, रिस्क ऑफ डायरियल डिजीज और कंटेमिनेशन जो स्टोर्ड वाटर हमारे पास होगा उसमें हम पैथोजेनस काम कर सकते हैं। Next important thing is vaccination. Immunization against pathogens that cause diarrheal disease is a viable prevention strategy. However, it does require targeting certain pathogens for vaccination. In the case of rotavirus, which was responsible for around 6% of diarrheal episodes and 20% of diarrheal disease deaths in children of developing countries, use of a rotavirus vaccine in trials in 1985 yielded a slight 2 to 3% decrease in total डायरियल डिजीज इंसिडेंस। इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगी कि इम्यूनाइजेशन एजेंट जो डायरियल यूजुअली फॉर एग्जांपल स्टडीज हुई है 1985 से देखा गया है कि अगर हम इम्यूनाइजेशन करेंगे, वैक्सीनेशन करें, फॉर एग्जांपल रोटा वायरस एक वायरस है जिसकी वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा डायरियल डिजीज होती है, तो अब रोटा वायरस के लिए भी इम्यूनाइजेशन आ गई है। अगर हम वो इम्यूनाइजेशन बच्चे को पहले देंगे तो क्या होता है, आगे जाके फ्यूचर में उसको ज़्यादा डायरियल डिजीज नहीं होती है। So, more effective vaccines have been developed that have the potential to save many thousands of lives in developing nations while reducing the overall cost of treatment and cost to society. ये मैंने आपको बोला कि अगर हम अच्छे इफेक्टिव वैक्सीन जो डेवलप कर रहे हैं उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी जानें बचती है, जिंदगियां बचती है, नेशन डेवलप हो जाता है, ओवरऑल कास्ट रिडक्शन हो जाता है जो हम ट्रीटमेंट पे यूज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, सोसाइटी को बेनिफिट होता है। A rotavirus vaccine decreases the rates of diarrhea in a population. New vaccines against rotavirus, Shigella, enterotoxigenic Escherichia coli, and cholera are under development, as well as other causes of infectious disease. So, rotavirus vaccine की वजह से जो रेट ऑफ डायरिया पॉपुलेशन में होते हैं वो बहुत कम हो गया है, रोटावायरस जब से इंट्रोड्यूस हुआ है जो हम वैक्सीनेशन बच्चे को देते हैं। तो और भी बहुत सारे जो वायरसेस है, जो इन्फेक्शियस एजेंट्स है, पैथोजेंस है, उनके अगेंस्ट बहुत सारा रिसर्च चल रहा है ताकि उनके अंदर जो क्या कहते हैं उसको वैक्सीन डेवलप हो जाए, सो दैट जो बर्डन ऑफ डिजीज ड्यू टू डायरिया है ये कम हो जाए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, हाउ वी कैन प्रोवाइड गुड न्यूट्रिशन पे एजुकेशन देंगे लोगों को। डाइटरी डेफिशिएंसीज इन डेवलपिंग कंट्रीज कैन बी कॉम्बैटेड बाय प्रमोटिंग बेटर ईटिंग प्रैक्टिसेस। मीन्स हम डायरिया को बचा सकते हैं अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है, अगर जैसे हमारा इंडिया है, पाकिस्तान है, बहुत सारी बांग्लादेश है, हमें भी डेवलपिंग है, वी आर नॉट येट डेवलप्ड, वी आर स्टिल डेवलपिंग। सो हमें क्या करना चाहिए, ईटिंग प्रैक्टिसेस को चेंज करना चाहिए, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, जो डेफिशिएंसीज होती है, डाइटरी डेफिशिएंसीज वो खत्म होगी तो डिजीज का अटैक थोड़ा कम होगा। जिंक सप्लीमेंटेशन प्रूव सक्सेसफुल, शोइंग ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ डायरियल डिजीज कंपेयर टू कंट्रोल ग्रुप। देखा गया कि जिंक का बहुत ज़्यादा रोल है डायरिया को स्टॉप करने में, क्योंकि मैक्सिमम देखा गया है बच्चों में ज़्यादा डायरिया होता है क्योंकि उनमें जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को हम क्या करते हैं, जिंक सप्लीमेंटेशन देते हैं 14 डेज के लिए या 21 डेज के लिए हम जिंक सप्लीमेंटेशन देते हैं बेस्ड ऑन द प्रोटोकॉल, और बच्चे को कितनी सीवियरिटी ऑफ डायरिया हो। तो अलोन जिंक सप्लीमेंटेशन की वजह से क्या होता है, डायरिया स्टॉप होता है क्योंकि वो डेफिशिएंसी की वजह से होता है। मैंने आपको पहले ही बोला, देयर कैन बी सो मेनी कॉजेज ऑफ डायरिया, इट इज नॉट ओनली द pathogenic, it can be some disease condition also. Majority of the literature suggests that vitamin A supplementation is advantageous in reducing disease incidence. Development of a supplementation strategy should take into consideration the fact that vitamin A supplementation was less effective in reducing diarrhea इंसिडेंस व्हेन कंपेयर टू विटामिन ए एंड जिंक सप्लीमेंटेशन। मतलब हम विटामिन ए भी दे, लेकिन बहुत सारी स्टडीज है जो दिखाते हैं कि विटामिन ए जिंक सप्लीमेंटेशन अगर हम देंगे तो उसकी वजह से इंसिडेंस बहुत कम होता है।
और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। Next is breastfeeding. Breastfeeding practices have been shown to have a dramatic effect on the incidence of diarrheal disease in poor populations. Studies across a number of developing nations have shown that those who receive exclusive breastfeeding during their first 6 months of life are better protected against infection with diarrheal disease. Means यहाँ पे breast feeding का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो डायरिया होते हैं वो बच्चों में होता है, बड़ों में बहुत कम डायरिया होता है। सबसे ज़्यादा इंसिडेंस एंड मोर्टेलिटी रेट बच्चों में अंडर स्पेशली अंडर 5 एज तक डायरिया बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंसिडेंस अंडर 5 में ज़्यादा है और मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए बोल रहे हैं कि हमें क्या देखा गया कि अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे, इम्प्रूव करेंगे, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इंसिडेंस ऑफ डायरियल डिजीज में। Studies across number of developing nations have shown that those who receive exclusive breastfeeding during their first months of life are better protected against infection with diarrheal disease. Simply जो मैंने आपको बोला, अगर हम exclusive breast feeding करेंगे 6 months तक, तो diarrheal disease का incidence बहुत कम होगा। One study in Brazil found that non-breastfed infants were 14 times more likely to die from diarrhea than exclusive breastfed infants. Exclusive breastfeeding is currently recommended for first 6 months of an infant's life by the WHO, with continued breastfeeding until at least 2 years of age. So, breastfeeding के इतने अच्छे ये रिजल्ट और आउटकम्स देखे गए हैं, डायरियल डिजीज का इंसिडेंस कम देखा गया, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिकमेंड किया है कि हमें 6 मंथ सिर्फ बेबी को ब्रेस्ट फीड देना चाहिए, उसके बाद भी हमें 2 साल तक कंटिन्यू करना चाहिए विद अदर फूड जो भी हम देते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ करना चाहिए। Other measures are probiotics. Probiotics decrease the risk of diarrhea in those taking antibiotics. Insecticide spraying may reduce feline numbers and risk of diarrhea in children in a setting where there is seasonal variations in feline numbers throughout the year. Means कि हम प्रोबायोटिक्स यूज कर सकते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो एंटीबायोटिक की वजह से डायरिया कभी कभी होता है तो वो कम होगा, क्योंकि प्रोबायोटिक्स हमें प्रोवाइड करते हैं ये इम्यूनिटी, गट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर हम एंटीबायोटिक ले भी रहे तो ज़्यादा उसकी वजह से डायरिया नहीं होता है। तो और हमें अपने आसपास जो सीजनल वेरिएशन में देखना चाहिए कि अगर किसी जगह इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग होती है तो फ्लाइज मॉस्किटोज का फ्लाइज जो होती है उनका नंबर कम होता है, तो विद द रिजल्ट इन्फेक्शन ट्रांसमिशन भी कम होता है। Management. In many cases of diarrhea, replacing lost fluid and salts is the only treatment needed. This is usually by mouth, oral radiation therapy, or in severe cases intravenously. So मैनेजमेंट यहाँ पे हम आपको बोलेंगे मैनेजमेंट में अब हम क्या करते हैं, हम प्रिवेंट कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं बोल रहे। अब हो गया है मैनेजमेंट, हम कैसे करेंगे। तो डायरिया में क्या होता है, अगर ज़्यादा सीवियर डायरिया नहीं है तो जो लॉस्ट फ्लूइड्स हो साल्ट्स हमारी बॉडी से होते हैं उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यूजुअली अगर पेशेंट ज़्यादा डिहाइड्रेटेड नहीं है तो ओरली हम उसको रिहाइड्रेशन थेरेपी दे सकते हैं, जैसे ओआरएस वगैरह हम देते हैं या वाटर देते हैं, फ्लूइड्स देते हैं, सो दैट उसमें वाटर लॉस कम हो और वो डिहाइड्रेशन से बच जाए। लेकिन अगर अब सीवियर है तो इंट्रावेनसली हम आईवी लाइन से दे सकते हैं। Research does not support the limiting of milk to children as doing so has no effect on duration of diarrhea. यूजुअली क्या करते हैं, जब बच्चे को डायरिया हो तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसको खाने के लिए कुछ मत दो, इसको ब्रेस्ट फीड भी मत कराओ, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें बच्चे को खिलाते रहना चाहिए, ब्रेस्ट फीड कराते रहना चाहिए। To the contrary, WHO recommends that children with diarrhea continue to eat as sufficient nutrients are usually still absorbed to support continued growth and weight gain. Means कि WHO भी बोलता है कि अगर बच्चे को या किसी को डायरिया उसको खिलाते रहो, so that उसको जो सपोर्ट है ग्रोथ के लिए, वेट गेन के लिए उसको मिलता रहे, एंड दैट कंटिन्यू टू ईट आल्सो स्पीड्स अप रिकवरी ऑफ नॉर्मल इंटेस्टाइनल फंक्शन। और कंटिन्यू ईटिंग से क्या होता है, उससे नॉर्मल इंटेस्टाइनल फंक्शनिंग जो होती है वो रिकवर हो जाती है। Medications such as loperamide, for example, Imodium and bismuth subsalicylate may be beneficial. However, they may be contraindicated in certain situations. हम medications भी दे सकते हैं और इसके साथ साथ फॉर एग्जाम्पल लोपेरामाइड एंटी ड्रग जो होता है उसको भी दे सकते हैं, फ्लूइड्स दे सकते हैं, और रेडिएशन सॉल्यूशंस देते हैं, ओआरएस जिसको बोलते हैं।
तो ये ORS क्या होता है, स्लाइटली स्वीटेड एंड साल्टी वाटर होता है, दिस कैन बी यूज टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। जैसे आप सबको ORS के बारे में पता होगा। देयर आर कमर्शियल सॉल्यूशन सच एज Pidilite and relief agencies such as UNICEF widely distribute packages of salts and sugar। आपको भी पता होगा कि ORS के sachets इजीली अवेलेबल होते हैं। जैसे एक ORS अवेलेबल सॉल्यूशन है Pidilite। बहुत सारी रिलीफ एजेंसी फॉर एग्जाम्पल यूनिसेफ भी पैकेट्स ऑफ साल्ट एंड शुगर डिस्ट्रीब्यूट करता है फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को। The WHO publication for physicians recommends a homemade ORS consisting of 1 liter water, use 1 tablespoon spoon salt। वो कितना अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबल स्पून कितना होना चाहिए, 3 ग्राम्स, एंड 2 टेबल स्पून शुगर, वो 18 ग्राम्स होना चाहिए एडिड। अप्रॉक्सीमेटली उसका टेस्ट वैसा ही होता है जैसे टेस्ट ऑफ टीयर्स होते हैं, जो आंसू होते हैं उनका टेस्ट। मतलब WHO क्या बोलते हैं, वो फिजिशियंस को रिकमेंड करते हैं कि आप लोगों को सिखाइए होममेड ORS कैसे बनाना है। उसमें हम 1 लीटर पानी लेते हैं, बॉइल्ड वाटर, बहुत अच्छा क्लीन वाटर लेते हैं जो बॉइल्ड होगा। तो उसके बाद उसमें 1 चम्मच हम टीस्पून साल्ट मिलाते हैं। ये 1 टीस्पून साल्ट मिलाते हैं, जो अप्रॉक्सीमेट कितना होना चाहिए, 3 ग्राम होना चाहिए। और 2 स्पून हम मिलाते हैं शुगर के, जो 18 ग्राम होने चाहिए। तो फिर जब वो मिलाते फिर हमें थोड़ा टेस्ट उसका देखो वैसा ही होना चाहिए जैसा टेयर्स का होता है, थोड़ा नमक थोड़ा शुगरी मिक्स टेस्ट होना चाहिए। Vomiting often occurs during the first hour or two of treatment with ORS, especially if a child drinks the solution too quickly, but this seldom prevents successful rehydration since most of the fluid is still absorbed। Means कि क्या कहते हैं कि वोमिटिंग जो होती है, जब कोई पहली बार ORS पीता है, कोई बच्चा बहुत क्विकली ORS पीता है तो उसको वोमिटिंग हो जाती है, जो भी फ्लूइड पिया होते हैं वो वापस आ जाए। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से सेल रिहाइड्रेशन नहीं होती है कभी कभी। लेकिन हमें पीते रहना है, हमें ज़्यादा नहीं पीना है, स्लोली स्लोली पीते रहना है, क्योंकि देखा गया है कि फ्लूइड फिर भी एब्जॉर्ब जितना होता है थोड़ा सा वोमिटिंग के बाद भी जो होता है फ्लूइड रिटेन हो जाता है, एब्जॉर्ब होता है। WHO recommends that if a child vomits, to wait 5 or 10 minutes and then start to give the solution again more slowly। तो WHO को मैंने जो आपको बोला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी रिकमेंड करते हैं, चाहे बच्चा वोमिट भी क्यों ना करे फिर भी उसको वेट करो 5 से 10 मिनट तक और फिर से स्टार्ट करो स्लोली स्लोली उसको ORS देना। Drinks especially high in simple sugars such as soft drinks and fruit juice are not recommended in children under 5 as they may increase dehydration। मीन्स कि बच्चे अगर 5 साल से छोटे हैं उनको हमें सिंपल ये जो शुगर वाली ड्रिंक्स होती है, फ्रूट जूस होते हैं, हमें नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो जो सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत उनमें सॉल्यूशन रिच सॉल्यूशन होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो बॉडी से हमारी और ड्रा करते हैं वाटर। उसकी वजह से क्या होता है, तो उसकी वजह से और डिहाइड्रेशन होती है। वो वैसे ही होता है, अगर हम किसी पेशेंट को बोलेंगे कि आप सी वाटर पियो, तो ऐसा सी वाटर हम नहीं पी सकते। प्लेन वाटर में बी यूज्ड इफ मोर स्पेसिफिक एंड इफेक्टिव ORT preparations आर अनअवेलेबल और नॉट पैलेटेबल। अगर हमें लग रहा है कि ओरल हाइड्रेशन थेरेपी देने के लिए ORT इफेक्टिव करने के लिए अगर हमारे पास प्रेपरेशन अवेलेबल नहीं है तो हम सिंपल प्लेन वाटर भी दे सकते, लेकिन हमें फ्लूइड्स देते रहना है। इवन दो इट इज़ नॉट अवेलेबल, हम सिंपल प्लेन वाटर दे सकते हैं। या अगर टेस्ट नहीं आ रहा है, बच्चा पसंद नहीं कर रहा है या बड़े पसंद नहीं कर रहे, तो बेटर है कि प्लेन दो, लेकिन हमें फ्लूइड स्टॉप नहीं करने। Additionally, a mix of both plain water and drink, perhaps too rich in sugar and salt, can alternatively be given। या हम क्या कर सकते हैं, अब अगर हमें लग रहा है कि टेस्ट ठीक नहीं है या अवेलेबल नहीं है, हम बीच में प्लेन वाटर दे सकते हैं और शुगरी और साल्टी ड्रिंक्स दे सकते हैं, बीच बीच में कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। उससे क्या होता है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट भी होगी और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट भी हो जाएगी। Appropriate amounts of supplemental zinc and potassium should be added if available, but the availability of these should not delay rehydration। मीन्स कि हमें सप्लीमेंटेशन ऑफ जिंक एंड पोटेशियम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना है, लेकिन उनको अवेलेबल करने के लिए हमें रिहाइड्रेशन नहीं रोकनी है, हमें उनको रिहाइड्रेट करना है, फ्लूइड्स देते रहना है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है। मीनवाइल हमें जिंक और पोटेशियम जो होता है सप्लीमेंटेशन भी देनी चाहिए, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है हमें तब तुमको सिंपली रिहाइड्रेट करते रहना चाहिए।
As WHO points out, the most important thing is to begin preventing dehydration as early as the जितनी जल्दी हो सके डायरिया में जल्दी से हाइड्रेट करो, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करो, सो दैट पेशेंट शॉक में ना जाए और सीवियर सिम्टम्स डेवलप ना हो जाए, जहां से हम फिर वापस रिवर्स नहीं जा सकते। ईटिंग, द WHO recommends a child with diarrhea continue to be fed, मैंने आपको बोला। continued feeding speed is the recovery of normal intestine function, ये भी मैंने आपको बोला। In contrast, children whose food is restricted have diarrhea of longer duration and recover intestinal function more slowly. So जिन बच्चों में मैंने आपको कहा कि रेस्ट्रिक्टेड फूड होता है उनमें कम बहुत टाइम लगता है इंटेस्टाइनल फंक्शन को वापस आने में। WHO status food should never be withheld and child's usual food should not be diluted. Breastfeeding should always be continued, and in the specific example of cholera, CDC also makes the same recommendation. Means कि हमें breastfeed continue करने हैं, foods जो उनको withheld नहीं करने और dilute नहीं करने हैं। Breastfeed infants with diarrhea often choose to breastfeed more and should be encouraged to do so. In young children who are not breastfed and live in developed world, a lactose-free diet may be useful to speed recovery. Eating food containing fibers may help. जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज में जो बड़े बच्चे होते हैं वो ब्रेस्ट फीड नहीं करते, उनमें हम क्या कर सकते हैं, लैक्टोलोज फ्री डाइट दे सकते हैं, उससे उनकी रिकवरी इम्प्रूव हो जाएगी। और ऐसे डाइट्स दे सकते हैं जिनमें फाइबर्स हो। ट्रीटमेंट में बिकॉज एज यू नो मैंने आपको पहले ही बोला जो ये क्या कहते हैं क्यों डायरियाज कभी कभी होते हैं, ट्रैवलिंग डायरियाज होते हैं, तो वो कभी कभी क्या होते हैं सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, उनमें रिजॉल्व खुद हो जाते हैं। लेकिन कभी क्या होता है खुद रिजॉल्व हो जाते हैं, और ऐसे भी केस जो बहुत क्रॉनिक होते हैं जिनमें हमें मेडिकेशन या इन्फेक्शियस होते हैं मेडिकेशन की जरूरत होती है। सो as you know, because most cases of diarrhea resolve on their own within a day or two, self-care to relieve symptom is usually sufficient for the treatment. So अगर डायरिया केसेस में रिजॉल्व खुद हो रहे हैं 1 या 2 दिन में, तो हमें खुद सेल्फ केयर करना चाहिए ताकि सिम्टम्स थोड़े से कम हो जाए। हमें क्या करना चाहिए ऐसे में, अवॉइड कैफीन, डेयरी प्रोडक्ट एंड ग्रीजी हाई फाइबर और शुगरी फूड्स। हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा हमें कैफिनेटेड या डेयरी प्रोडक्ट्स या ग्रीजी ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा शुगरी फूड्स नहीं लेनी चाहिए। प्लेसिंग ए हॉट वाटर बोतल ऑन स्टमक और टेकिंग पैरास्टामॉल, अगर हमें लग रहा है कि हमें ज़्यादा स्पाज्म्स हो रहे हैं, स्पाज्मोडिक पेन है, तो हम हॉट वाटर बोतल यूज़ कर सकते हैं, या कभी कभी हम सिंपल पैरास्टामॉल ले सकते हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। अवॉइड टेकिंग नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स such as aspirin, ibuprofen, diclofenac or pain relief as these medications can cause diarrhea. So ऐसे नॉर्मल डायरिया में जो सेल्फ रिलीविंग होते हैं हमें मेडिकेशन को अवॉइड करना, स्पेशली नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या पेन किलर्स इबुप्रोफेन वगैरह ये हमें अवॉइड करना चाहिए। Antidiarrheal agents can be classified into 4 different groups: antimotility, antisecretory, adsorbent, and anti-infectious. While antibiotics are beneficial in certain types of acute diarrhea, they are usually not used except in specific situations. Means कि बहुत जो एंटीडायरियल एजेंट्स है वो 4 तरह के होते हैं। एंटी मोटिलिटी होते हैं, एंटी सिक्रेटरी होते हैं, एंटी एडजॉर्बेंट्स होते हैं और एंटी इन्फेक्शियस होते हैं। एंटीबायोटिक्स यूजुअली बेनिफिशियल होते हैं किसी किसी एक्यूट डायरिया में, लेकिन यूजुअली हम स्पेसिफिक सिचुएशंस में एंटीबायोटिक देते हैं, नॉर्मल डायरिया में हम एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं। इन रिसोर्स पुअर कंट्रीज ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स में भी बेनिफिशियल। अगर आप गरीब मतलब ऐसे मुल्क के जो गरीब है, जो फॉर एग्जांपल रिसोर्स पुअर में रिसोर्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं, जैसे हमें पता है प्रॉपर सैनिटेशन, वाटर फैसिलिटीज़, गुड न्यूट्रिशन ये सब नहीं है, तो ऐसे में हमें क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स देते हैं क्योंकि उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं, फर्दर इन्फेक्शन से बचाते हैं। अगर हम उनको नहीं देंगे तो फर्दर इन्फेक्शन से नहीं बचेंगे। उनके जो मेजर्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो उतने एडुकेट गुड नहीं होते कि वो विदाउट एंटीबायोटिक्स ही सर्वाइव करें। However, some bacteria are developing antibiotic resistance, particularly Shigella. तो बहुत सारे एंटीबायोटिक ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स क्या होते हैं, वो डेवलप करते हैं रेजिस्टेंस, मतलब उनको दिया एक बार ये मेडिसिन, नेक्स्ट टाइम अगर उसी इन्फेक्शन से उसी सेम पैथोजन से इन्फेक्शन होगा तो वो उस मेडिसिन से ठीक नहीं होंगे क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं।
Antibiotics can also cause diarrhea, and antibiotic-associated diarrhea is the most common adverse effect of treatment with general antibiotic. कभी कभी क्या होता है, डायरिया उतना ज़्यादा होता है फिर एंटीबायोटिक्स की वजह से डायरिया हो जाता है. While bismuth compound is, for example, Pepto-Bismol, decreases the number of bowel movements in those with traveler's diarrhea, they do not decrease the length of illness. अब बहुत सारे कंपाउंड से फॉर एग्जाम्पल बिस्मथ कंपाउंड होते पेप्टोबिस्मॉल, ये डिक्रीज करते हैं बाउल मूवमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलर्स डायरिया में जिनमें बहुत ज़्यादा लूज मोशन होते हैं उनको हम देते हैं, उनमें स्टॉप हो जाता है, कम हो जाता है बाउल मूवमेंट, लेकिन वो लेंथ ऑफ जो इलनेस होती है वो कम नहीं होती, मतलब डिजीज खत्म नहीं होती है, सिर्फ symptoms relief हो जाते हैं. Antimotility agents like loperamide are also effective at reducing the number of stools but not the duration of disease. इसी तरह ये एक एंटीमोटिलिटी एजेंट फाइनल जो लोपेरामाइड है बहुत कॉमनली यूज होता है हमारे यहाँ पे. तो फिर वो भी क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टूल्स का जो वो है वो कम करता है, लेकिन डिजीज उसकी वजह से कम नहीं है, वो सिर्फ एंटी मोटिलिटी मीन इंटेस्टिनल मोटिलिटी को डिक्रीज करते हैं, कम स्टूल निकलते हैं, हमें लगता है हम ठीक हो गए, लेकिन डिजीज से ठीक नहीं होती है. These agents should be used only if bloody diarrhea is not present. अगर हमें लगे कि हमें ब्लडी डायरिया प्रेजेंट है, मीन्स के स्टूल के साथ ब्लड या म्यूकस ज़्यादा आ रहा है, तो उस टाइम हमें कभी भी ये एंटी मोटिलिटी एजेंट यूज़ नहीं करने चाहिए. ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में मैंने आपको पहले ही बोला कि जिंक सप्लीमेंटेशन देनी चाहिए बच्चों में 6 महीने तक. ऐसे एरिया में जहाँ पे माल नरिशमेंट के ज़्यादा चांसेस है, पुअर कंट्रीज हो या जिंक की डेफिनेशन पाई जाए वहाँ पे जिंक देना चाहिए. और इससे पहले भी मैंने आपको बोला प्रोबायोटिक्स. द प्रोबायोटिक लैक्टोबैसिलस कैन हेल्प प्रिवेंट एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया इन अडल्ट्स बट पॉसिबली नॉट चिल्ड्रन. बड़ों में प्रोबायोटिक का अच्छा रोल देखा गया है. हम उसके बगैर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैक्टेस वगैरह, उससे क्या होता है सिम्टम्स ऑफन इम्प्रूव हो जाते हैं. Antidiarrheal medications that slow diarrhea, for example, Imodium, should be avoided as these drugs prevent our body from getting rid of bacteria or virus that have caused the diarrhea. ये मैंने आपको इससे पहले भी बोला कि हमें एंटीमोटिलिटी एंटीडायरियल मेडिकेशन अननेसेसरी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, जब फ्रिक्वेंट स्टूल का जो वो होता है वो कम हो जाता है, मोशन ज़्यादा नहीं निकलते, तो वायरसेस बैक्टीरिया अंदर ही रहते हैं, तो वो उसकी वजह से क्या होता है सीवियरिटी ऑफ डिजीज बढ़ती है. To avoid dehydration, drink plenty of liquid every day, taking small frequent sips. हमें डिहाइड्रेशन को अवॉइड करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें रोज लिक्विड लेना चाहिए एवरी डे, थोड़े थोड़े सिप करके स्मॉल फ्रिक्वेंट सिप्स लेने चाहिए. आइडियल लिक्विड्स आर क्लियर थिन ब्रॉथ्स और सूप्स हम घर में ले सकते हैं, ब्रॉथ सूप जो बनाते हैं घर में तो वो हम ले सकते हैं. डायल्यूटेड नॉन कैफिनेटेड सपोर्ट्स ड्रिंक्स जो मिलती है ऑलरेडी अवेलेबल होती है मार्केट में, रिहाइड्रेशन फार्मूलाज होती है, जैसे मैंने आपको यही बोला ORS पिडिलाइट, ये चीज़ें अवेलेबल होती है, फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रोलाइट, ये हम कॉमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं सो दैट वी विल बी रिहाइड्रेटेड, हमें डिहाइड्रेशन ना हो. दे आर अवेलेबल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए फार्मेसी, उसके लिए हमें किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं. So this was all about my topic, the management and prevention of the diarrhea. हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, उसमें कौन से मेजर्स, हैंड वॉशिंग टेक्निक्स मैंने आपको बोला, मैंने फूड टेक्निक्स आपको बोला, मैंने कहा कि अगर उसके बगैर भी हमें देखने हैं कि बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल हमें प्रॉपरली फूड को स्टोर करना है, अगर हमें कुछ दिनों के लिए रखना पड़े, जहाँ पे हम खाना बनाते हैं वो शेल्व्स वगैरह या वो एरिया बहुत क्लीन होना चाहिए, फ्लाइज फ्री होना चाहिए. हमें ज़्यादा दिन अगर कुछ दिनों के लिए मतलब घर से बाहर जा रहे हैं तो हमें रॉ फूड ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, स्पेशली मीट वगैरह, और प्रॉपर कुकिंग हमें करनी चाहिए मीट की, रॉ वेजिटेबल्स की, सो दैट अगर कभी कभी स्पोर्स या ओवा वगैरह एग्स होते भी है पैरासाइट्स के वो डिस्ट्रॉय हो जाए. तो इस तरह हम डायरिया को मैनेज कर सकते हैं. डायरिया मैनेजमेंट में आपको मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि हमेशा आपको याद रखना है कि डायरिया के साथ क्या होता है. पहले में प्रॉपर हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट करना चाहिए कि किस टाइप का किस पैटर्न का डायरिया, अकॉर्डिंगली हमें पेशेंट को रेफर करना चाहिए, लेकिन रेफर करने से पहले हमेशा हमें ये पेशेंट का फ्लूइड लॉस का स्टेटस देखना चाहिए कि कितना फ्लूइड लॉस है, कितना
सीवियर लॉस तो नहीं है, तो पहले उसको हाइड्रेट करना है, प्रॉपर ओआरएस। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनका सेंट्रल बिहेवियर, उनका जो हेल्थ बिहेवियर है वो इम्प्रूव करें। उनको सिखाए कि घर पे हम ओआरएस कैसे दे सकते हैं, बच्चों को कैसे दे सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बोलना है, सो दैट जो ओवरऑल बर्डन डेयरी की वजह से बहुत ज़्यादा है वो कम हो जाए। So this was all about my topic. Hope you have understood this topic. So thank you.